जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों की भरपूर फरमाइश है कि जी एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवा दिया जाए बोर्ड के ऊपर। ऐसे ही है जी, ताकि जो हमें एक बड़ा मसला पेश आता है कि सीसॉकी को करना कैसे है वो सोल्व हो जाए, और हम परेशान फिरते हैं ख़ास तौर पे सीसॉकी के फॉर्मेट के ऊपर। कंसोलिडेशन, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाली चीज़ें तो लिख लेंगे, जो नीचे जाके आती हैं ना वो बड़े तंग करती हैं। ऐसे ही है ना, एट्रीब्यूटेबल ये वो फलाना टिमकाना करती हैं जी, नहीं क्यों जी? जब OCI भी बनानी होती है तब हमारे उसान ख़ता हो जाते हैं। ऐसे ही, और क्या ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें OCI बनानी है? बिल्कुल वही वाला है। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा। डन? अच्छा जी, अब क्वेश्चन स्प्रिंग 22 का है और हमने ये ही परफॉर्म करना है। अब परेशानी तो सबसे पहले ना दूर कर लें। इफ़ यू हैव अ स्टैंडर्ड देन आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आपने जाना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। किस में जाना है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में, और यहाँ से देख के फॉर्मेट बनाना है। IAS 1 के बी पार्ट पर चले जाएं। IAS 1 का बी पार्ट, जज़ाकल्लाह। IAS 1 का बी पार्ट आप ओपन कर लेंगे और इसके अंदर आप आएंगे एग्जाम्पल्स पर। ये गाइडेंस है, ये उसकी एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपने आना है, क्या लिखा जी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। ये पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा फॉर्मेट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 के तहत जो आती है इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये टोटल एसेट आ जाते हैं। देन आपका शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, टोटल इक्विटी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग का करंट पोर्शन, डेफर्ड टैक्स, प्रोविजंस, और कहानी ख़त्म। अब आते हैं अपने मसले मिसाल पे। ये करंट लायबिलिटीज़ आ गई। फिर आता है जनाब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें तंग करता है, तो हमने तंग होना ही नहीं है। हमने तो क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पेज खोलना है, और साथ कौन सा पेज खोलना है? क्वेश्चन पेपर का। सामने क्वेश्चन पेपर होगा, साथ ही क्या होगा? ये वाला पेज होगा। अब क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे जनाब हेड कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं। अदर इनकम यूज़ हुई है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस हैं, या इनकी जगह पे कोई और एक्सपेंस दिया हुआ है। सेल तो होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो होगी, ये तो कंफर्म है। GP भी होगा, इन 2-3 एक्सपेंसेस। फिर क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स, PBT से पहले लिखना है। ये तो याद है हमें, कोई मसला नहीं है सच। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कोई लॉस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का आ जाए तो वो प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो मसला है हमारा वो है ये वाला एरिया। जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारा ये वाला एरिया, अदर कंप्रीहेंसिव
इनकम, पहली चीज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज गेन ऑन प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन मींस रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें पेरेंट का भी और सब्सिडी की कहानी भी आनी है। रेम्यूनरेशन रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, ये आप छोड़ दें यहाँ पर। शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट्स यहाँ पर आनी है। यहाँ पर कोई सब्सिडी का फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वगैरह कोई और चीज़ भी आ सकती है। IFRS 9 के तहत जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई काम आएगा तब क्या आना है। इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, इसको छोड़ दें। आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड, ये भी कहानी छोड़ दें। नीचे जाके आती है कहानी हमारी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, ये फॉर्मेट हमें भूल जाता है। ऑनर ऑफ द पेरेंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, और फिर क्या है ऑनर ऑफ द पेरेंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और ये हो गया टोटल। और अगली चीज, पहले किसी ज़माने में हमारे पास अर्निंग पर शेयर की कहानी हमें पता भी नहीं थी, लेकिन अब हम पिछले लेवल पर अर्निंग पर शेयर भी पढ़ चुके हुए हैं। सो देयर इज़ अ चांसेस कि वो दरमियान में आपको कहे अर्निंग पर शेयर भी मालूम करो, तो वो भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि पिछला लेवल तो टेस्टेबल हो सकता है। तो ये वो वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारी क्या होती है, परेशानी वाली बात होती है, और हमने परेशानी बिल्कुल भी लेनी नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट का मसला अगर है तो वो यहाँ पर हल हो जाता है। अब हम इसको देख देख के क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। किसका, कंसोलिडेटेड सॉकी का, CSOCI, सी सॉकी, सेल्स आ जाएगी, लेस आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस आएंगे हमारे, कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स का एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर इसके बाद हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डन, फॉर्मेट बन गया। आगे क्या आना है, इसके बाद एट्रीब्यूटेबल टू आना है। एट्रीब्यूटेबल टू क्या का कुछ आना है जी, क्या लिखना है, ऑनर ऑफ द पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ऑनर NCI, किसकी बात हो रही है जी, ये टोटल है 1,21,250। ऊपर जाएं, ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,21,250 प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला पहला हिस्सा क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू है। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपने कैलकुलेशन की और आपने यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपने ये लिख दिया तो अब आप इसका मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दो हिस्से करेंगे। उसके बाद हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से नहीं करने, किसके करने हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से करने हैं। तो वो भी हम लिख लेते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और उसके दो हिस्से ऑनर का और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और ये भी हो गया टोटल। अब पहली चीज तो आपकी खत्म हो गई मुश्किल के जनाब क्वेश्चन में फॉर्मेट भूल जाता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। पहला तो हिस्सा आपका क्या हो गया, रिजॉल्व के टेंशन जो हो जाती है कि क्या क्या चीज लिखनी थी वो तो हो गई खत्म। अब चीज रह गया ही कि क्वेश्चन में जो जो सी चीज ट्रिगर होकर आ रही होगी
वो कैसे सॉल्व होनी है, वो 100% सॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी मुश्किल है। बात समझ लगी है बच्चों? क्या यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था आपका कि जनाब ये चीज़ हिस्सा हम भूल जाते हैं क्योंकि रूटीन में नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमने किए नहीं हुए, ना ही हिस्ट्री में उतने ज़्यादा आए हुए हैं जितने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आए हुए हैं। तो हम टीचर भी फिर डेफिनेटली क्या करते हैं, ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर होता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी क्या हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, और जब ज़्यादा हैं तो काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, और जब क्वेश्चन कम है तो काम भी कम करवाया जाता है। तो जब काम कम हुआ होता है तो फिर क्या होता है, और स्टूडेंट को ये फॉर्मेट्स भी नहीं याद हुए होते, तो फॉर्मेट वाला मसला तो पहला मसला हो गया आपका हल कि जनाब फॉर्मेट कहाँ से जो हमें भूल जाता है डील होना है। तो ये फॉर्मेट लिखा गया, मैंने देख के लिखा है, क्या किया मैंने, देख के लिखा है, एक चीज़ नहीं लिखी तो वो भी लिख देते हैं, पूरी कर देते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ आनी है, एक अल्फाज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, पीबीटी से क्या आना है, पहले आना है, यहाँ पर इस चीज़ ने पक्का आना ही आना है अगर एसोसिएट की कहानी मौजूद है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। इसके ऊपर भी मैंने ये देखा है स्टूडेंट को थोड़ा सा भूला होता है कहाँ पर लिखना है, तो आराम से बस पीपीटी से थोड़ा सा पहले लिख दो, बाकी जो से भी क्वेश्चन के अंदर आ रहे होंगे वो यहाँ पर फिट इन हो जाएंगे। कॉलम एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी, आसान थोड़ा सा मसला हो गया। अब आते हैं हम वापस दुनिया में और आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं पहले से ही लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट, ये पेरेंट है, ये सब्सिडी है, ये एसोसिएट है। एसोसिएट को इकट्ठा नहीं करना, एसोसिएट को इकट्ठा नहीं करना, एसोसिएट को ज़रा रहने देना साइड पर, पेरेंट और सब्सिडी को नीचे से फाइंड करना है और फिर लिखना है। आएँ जी लिखवाएं मुझे, ये दोनों अमाउंट्स मुझे लिखवाते जाएं। सेल्स कितनी है जी, 4100 जमा 2250, नेक्स्ट 2880 कॉस्ट ऑफ सेल जमा 1125। उसके बाद क्या चीज़ आ रही है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और अदर इनकम भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 800 और 550, 800 जमा 550। नेक्स्ट क्या जी, अदर इनकम 414 216, अदर इनकम $414 और 216, 414 जमा 216। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, गेन ओब्लिक लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। अब इसके ऊपर नीचे जाके पढ़ा है तो कुछ एडजस्टमेंट मौजूद है, क्या जी, कुछ एडजस्टमेंट मौजूद है। फिलहाल इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, देखने पे भी मुश्किल लग रही है, क्या कर दो, छोड़ दो। जौन सी चीज़ पेपर में मुश्किल लगे उसे क्या करो, लिंगर ऑन, छोड़ो, आगे चलो। आसान चीज़ को ऑप्ट करो और आसान चीज़ को क्वेश्चन के अंदर क्या करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो। होगा क्या, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपकी आसान चीज़ों से ही 10-12 मार्क्स हो चुके होंगे, और जो पेपर पास करने के जितना चाहिए होता है ना, मोर देन 50%, वो पूरे हो चुके होंगे और विद इन ड्यू टाइम पूरे हो चुके होंगे। लिहाजा इस चीज़ की टेंशन ना लिया करो कि मुश्किल चीज़ आ गई है, आसान चीज़ें क्वेश्चन में मौजूद होती हैं, उसको पूरा किया करो। आगे क्या चीज़ है, फाइनेंस कॉस्ट 0 और 50, आसान चीज़ पहले पहले करते जाते हैं। यहाँ पे जगह मैंने कम रखी है वैसे। फाइनेंस कॉस्ट क्या जी, 0 जमा 50, चलें यहाँ पे कहीं पे फिट इन कर लेंगे।
सरप्लस राइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर किसके आया है? एसोसिएट का आया है, ना पेरेंट ना सब्सिडी। नीचे कहता है द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। हमारा साल भी 2021 का ही है, साल के आखिरी दिन हुई है जी। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है एज फॉलोस। इन्वेस्टमेंट क्या कौन सी है जी? 1 जुलाई 20 को किया हमने, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 21 और 1 जुलाई 20 मीन्स 1.5 साल हो गया। 75% होल्डिंग है, इन्वेस्टी एसएल है, शेयर कैपिटल 10 रुपये ईच ऑफ इन्वेस्टी 1500। शेयर कैपिटल क्या है जी? 1500। ये कौन सी इंफॉर्मेशन मिली हमें? सब्सिडी का शेयर कैपिटल। अच्छा, कौन कौन सी वर्किंग जरूरी है हमारे इस क्वेश्चन में भी जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए करते हैं, उनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अब भी जरूरी है? कौन सी? शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली ऑफ एस सब्सिडरी की। अच्छा, और मैंने कहा था वो वाली वर्किंग जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये बताएं क्या हमारी आदत ज़्यादा अच्छी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के करने वाली या ज़्यादा अच्छी है प्रॉफिट एंड लॉस के करने वाली? आदत ज़्यादा अच्छी किसकी है? फाइनेंशियल पोजीशन की है। फाइनेंशियल पोजीशन की वर्किंग्स बनवाएं। कितनी बनी थी? एक बनी थी सब्सिडी रिटेन्ड अर्निंग, एक बनी थी सब्सिडी रिटेन्ड अर्निंग, एक बनी थी एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि हमने करना था किसके लिए? गुडविल के लिए, एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर गुडविल। अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में? बार्गेन परचेज आने के। क्या आने के? बार्गेन परचेज। अगर हमारे करंट ईयर में एक्विजिशन हुई होगी तो, हमारे करंट ईयर में तो हुई नहीं एक्विजिशन, लिहाजा बार्गेन परचेज के आने के चांसेस कम है। अच्छा, अगली चीज क्या आने के चांसेस है? इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। गुडविल होगी तो इंपेयरमेंट लॉस निकल सकती है। इट मींस ये तो बनानी है, इट मींस ये वाली वर्किंग तो बननी है, अनलेस एंड अनटिल कि उसने पहले से वैल्यू दी हो हमें, या बार्गेन परचेज की पहले से वैल्यू दे दी हो कि जनाब गुडविल की कैलकुलेशन हमने कर लिया और इतनी गुडविल आई हुई है और उसके अंदर इंपेयरमेंट चार्ज कर लो, ठीक है। अदरवाइज ये वाली वर्किंग बननी है। यहां से एक वर्किंग जाती है एनसीआई को। एनसीआई का कोई काम नहीं है। एक वर्किंग हम बनाते हैं कौन सी? सीआरई। जनाब हम अब क्वेश्चन करने लगे हैं, हमने फॉर्मेट बना दिया, अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं जस्ट किस हिसाब से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। सारी एंट्रीज उस हिसाब से बना देंगे। बस एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब सीआरई में जानी चीज या एसआरई में चीज जानी है तो यहां पर क्यूमुलेटिव जानी होती है, एक्विजिशन डेट से लेकर कहां तक? बैलेंस शीट डेट तक। इसमें कौन सी चीज जानी है? एक्विजिशन डेट टू बैलेंस शीट डेट, ये चीजें जानी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमें इनमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीज चाहिए, ठीक। तो हम अपनी वर्किंग को दिमाग में बस ये रख के कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, सारी वर्किंग्स वैसे ही कर देंगे और लेकिन तोड़ देंगे दो हिस्सों में, प्रीवियस ईयर्स और करंट ईयर की कहानी में दो हिस्सों में तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दो हिस्सों में वर्किंग्स को तोड़ के काम कर देंगे। बस वर्किंग बनाएंगे, करंट ईयर का हिस्सा अलग कर देंगे और पुराना हिस्सा अलग कर देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, और साथ साथ लिखते जाएंगे ये करंट ईयर का है। प्रॉफिट एंड लॉस का बस फॉर्मेट बना के छोड़ देना है, फिर वर्किंग्स की कहानी शुरू। वर्किंग्स कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली, उसी अंदाज में काम करेंगे और फिर
2-3 मिनट लगेंगे हमें, यहाँ से डाटा उठाएंगे और ठा करके एस के प्रॉफिट की वर्किंग बन जाएगी मिनटों में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर करंट ईयर के अंदर एक्विजिशन होगी और मिड में होगी तो इसका मतलब है पोस्ट में हमारा प्रॉफिट जो है सब्सिडी का वो 8 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का होगा। फिर यहां पर हम इनटू n/12 करेंगे अगर ये पोस्ट एक्विजिशन हुआ तो। अगर प्री एक्विजिशन हुआ तो वैसे ही निकाल देंगे, काट देंगे उसे। डन। ये काम हमने ज़हन में रखना है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर की कहानी आती है और अब चूंकि एक रिवीजन चल रही है हमारी, तो अब मैं वो सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है जी, चलें जी। शेयर कैपिटल मुझे मिला था, सारी बात इतनी लंबी चौड़ी करने का मकसद ये था, ये शेयर कैपिटल मिला है, इसको उठाओ और क्या करो, यहाँ पर ले जाओ इधर एडजस्टमेंट अकाउंट में। जब आपका क्या होनी है, जहाँ से आपकी गुडविल की कैलकुलेशन होनी है। जी बेटा जी, आप सवाल पूछने लगे थे। एडजस्टमेंट हो गई ना, हैं? जो फॉर्मेट वगैरह पूरा जो स्केच था वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, मसला मसाल यही था सबसे बड़ा। जी बता दें, मैं तो पूरा क्वेश्चन करवाने का तैयार हूँ। तो कल भी हम एक बार ही नहीं निकल पाए थे, कल भी बाहर नहीं निकल पाए, इतना लेंथ की ज़रूरत नहीं है, इतनी लेंथ की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस मिल गई कि जी अच्छा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया। डन है जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया कि मसला जो यहाँ पर आता है लिखना कैसे है, वो तो पहले 2-3 मिनटों में ही क्या हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। बाकी तो क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं, आप एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। या तो मैं एडजस्टमेंट कहते हैं तो वो एडजस्टमेंट की टी अकाउंट मैंने तो बनाए हुए हैं, सारी जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं, आप एक एक पढ़ लें, जिसमें प्रॉब्लम आती है डिस्कस कर लें। ठीक, छोड़ दूं जी? छोड़ दें। चलें, डन हो गया जी। फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट होते साथ ही क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। कहते हैं जी पॉइंट नंबर 4 सर इसका डिस्कस कर दें। पॉइंट नंबर 4, HL हैज़ डेजिग्नेटेड इट्स इन्वेस्टमेंट, कितने गई जी, HL has designated its investment in listed security as subsequently measured at fair value through profit and loss. Parent की fair value through profit and loss है, whereas SL subsidiary and associate irrevocably elected their respective investment at initial recognition on 1st June 21 as subsequently measured at fair value through OCI अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के जरिए जाना है। इसने, किसने, इसने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसने जाना है OCI में, फेयर वैल्यू थ्रू OCI मींस कौन सा स्टैंडर्ड, IFRS 9। पेरेंट वाली पॉलिसी लगनी चाहिए है, जनरली तो लगनी चाहिए है। ठीक, लेकिन मसला ये है, इट्स अ बिट डिफरेंट थिंग। रीवैल्यूएशन मॉडल एक डिफरेंट चीज है। आप एट अ टाइम बैठकर IFRS 9 में दोनों काम कर सकते हैं। IFRS 9 में बैठ के आप एट अ टाइम दोनों काम कर सकते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू OCI भी लग सकता है, आपने अपनी इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर जाके चेक करना है और उसमें हर इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं आप कि इनिशियल रिकॉग्निशन करते हुए क्या करना है। हाँ, हमारे पास IFRS 9 के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होती है कि हम इररेवोकेबली पहले से इलेक्ट कर लें कि जनाब हमने चलना ही फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर है, तो वो तो नहीं है। तो जब हर इन्वेस्टमेंट को आप अलग से देख सकते हो तो फिर आप उसके अंदर एक जगह पर नहीं लेकर जाओगे। समझ लगी? मैं भी उसकी समरी भी निकाल लेता हूँ, IFRS 9 की समरी निकाल कर वो आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर सारी की सारी कहानी मज़ीद बेहतर हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये लॉजिकल जो आपके माइंड सेट में बात आ रही है अच्छी आ रही है कि यार पेरेंट की पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे,
कि यार सारी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे ही ले जाओ, तो उसकी लॉजिक इट्स नॉट अ रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल कि एक ही पॉलिसी के ऊपर जाओ। IFRS 9 में तो वो खुद कहता है कि जनाब अलग-अलग रखो, हर इन्वेस्टमेंट को देख लो, ठीक है। अब पता नहीं कई इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो शॉर्ट टर्म होंगी, कोई होंगे लॉन्ग टर्म होंगी। लॉन्ग टर्म को OCI के तहत डील करना है, शॉर्ट टर्म को प्रॉफिट एंड लॉस के तहत डील करना है। हाँ, वहां पर चॉइस है कि OCI वाली चीज को प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ लेकर जा सकते हो। वहां पर यह मसला है कि अगर तुमने OCI में ले गए तो ये इर्रिवर्सिबल है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर जा सकते। तो लिहाजा इस वजह से यहां पे पॉलिसी और ये पॉलिसी सिंक नहीं हुई, एक जैसी नहीं लेकर आए। ऑन अदर हैंड अगर कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर क्या होना था, वो एक पॉलिसी, एक सिंगल पॉलिसी होनी थी, फिर उसको लेकर आना था। सब्सिडी को भी उसी तरीके से करो जैसे पेरेंट है। बात समझ लग गई है कि स्टैंडर्ड की किस वजह से हम इसको सिमिलर पे नहीं लेकर जा रहे। अब अगली ट्रांजैक्शन, ये डील कैसे होनी है, वो डील ऐसे होनी है बेटा। ये यहां पर ये आपकी आ गई गेन लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस वाली कहानी यहां पर 195 की आ गई यहां से ऊपर से, जो कि पेरेंट की है, सिर्फ पेरेंट की उठाई। और फिर जब हम गए OCI में, किधर गए OCI में, तो यहां पर था लॉस, क्या था 80 का लॉस, ब्रैकेट में है, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, ये लॉस में जा रहा काम, लेस हुआ है, तो ये फेयर वैल्यू लॉस है थ्रू OCI। तो इसको उठाया हमने और इसको प्रेजेंट कर दिया हमने कहां पर, यहां पे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, यहां पर फेयर वैल्यू लॉस 80 का यहां पर हमने ऐसे करके लिख दिया। ये है ठीक। बाद में इसके दो ऐसे बेशक कर लेंगे हम कि इसके अंदर पेरेंट का हिस्सा कितना है, OCI क्या नाम है, NCI का हिस्सा कितना है, ठीक। बस उठाना है और यहां पर लिख देना है। इतना सी कहानी थी पूरी एडजस्टमेंट में, क्या थी, इतनी सी कहानी थी, एडजस्टमेंट पढ़ कर डील करना था। और स्टूडेंट्स भी जब फर्स्ट टाइम आया, इवन बाद में भी स्टूडेंट मेजरली यही सोच रहा होता है कि यार इसकी पॉलिसी सेम तो नहीं करनी थी, क्यों नहीं की, क्या नहीं किया, क्या मसला हुआ। तो उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं हुआ जी। जबकि हमने स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या था, रिवैल्यूएशन सरप्लस था, सेम पॉलिसी के ऊपर लेकर आए थे, कॉस्ट मॉडल के ऊपर लेकर आए थे, क्योंकि पेरेंट कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन में भी होगा, लेकिन यहां पर IFRS 9 लग रहा है और उसके अंदर ऑप्शंस खुली है, इसलिए हम उसको नहीं लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। डन हो गया बेटा? और भी बाकी भी डिस्कस करना है? अगली कौन सी एडजस्टमेंट है, कहते हैं तो डिस्कस कर देते हैं। बाकी क्लियर है, चलें ठीक है। This was the one of the most difficult question you can say, ठीक है। इसके अंदर वंस अगेन एक दूसरी एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर देता हूं, जिसके अंदर स्टूडेंट को क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। वो कौन सी है? वो है एसोसिएट से रिलेटेड। क्या है? एसोसिएट से रिलेटेड कहां पर कैसे लेकर गए हैं। एसोसिएट की ये आ रहा है गेन 20 का, ये भी कहां का है, OCI का है। ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस एसोसिएट का, ये भी कहां का है, OCI का। और जो आपने लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जैसे यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लिखते हो ना, जैसे ये लिखा है, वैसे ही OCI का भी यहां पर लिखना होता है, शेयर ऑफ एसोसिएट, पेरेंट्स शेयर। क्या करना होता है?
यहां पे शेयर ऑफ एसोसिएट, पेरेंट का शेयर। अब एक OCI आ रहा है कितना, 20 का, 20 का, ये वाला गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, क्योंकि एसोसिएट भी किसके ऊपर चल रहा है, थ्रू OCI चल रहा है। वही चौथी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, ये वाला FL भी किस पर चल रहा है, थ्रू OCI चल रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 4, FL भी किस पे चल रहा है, थ्रू OCI चल रहा है। और रीवैल्यूएशन सरप्लस तो होता ही OCI का है। तो हमारे पास दो हिस्से हो गए, एक 20 ये वाला और एक 100 ये वाला, जो कि ईयर एंड के ऊपर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बस इतना सा काम करेंगे, 100 जमा 20 हो गया 120, और पेरेंट का शेयर कितना है, यहां पर कहीं पे आ रहा था, पेरेंट का शेयर है जनाब 30%। तो हमने अपना शेयर उठाना है और बस वो लिख देना है 30%। कितना हुआ जी, 12 तिया 36, ये 36 हमारा शेयर हो जाएगा। सो इजी। एडजस्टमेंट्स थी जरूर, लेकिन थी बहुत आसान। एडजस्टमेंट थी जरूर बहुत सी, और दिखने में लग रही थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थी बहुत ही ज्यादा आसान। वंस यू डिड, अब आगे आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ज़हन में रखें इधर आना है शेयर ऑफ एसोसिएट, तो यहां पर भी आना है शेयर ऑफ एसोसिएट, और दोनों चीज़ों को अलग-अलग प्रेजेंट किया जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि मेरे ख्याल में ये वाली एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा तंग करने वाली थी, जो कि रूटीन की एडजस्टमेंट्स नहीं थी। ठीक है जी, डन हो गया जी। कोई और एडजस्टमेंट पूछनी है तो मैं हाजिर। ओके चलें। अच्छा जी, बच्चों की फरमाइश हो गई है मुकम्मल। कहते हैं कि जी जनाब बाकी की हम एंट्रीज खुद पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, और आप हमें क्या करें, थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलें। जी बेटा जी, इसको क्लोज़ कर दें यहाँ पर।